A very good evening, students. Today we are going to start a new initiative on our channel Rajendra Law Academy. तो जैसे क्लार्क के एग्जामिनेशन में पैसेज बेस्ड जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, एक पैसेज दिया होता है, हमें उसको रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, एंड उससे रिलेटेड जो है स्टैटिक और पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उसी पैटर्न को, उसी हम कॉन्सेप्ट को हम क्या है अपने इन डेली सेशंस में क्या है प्रैक्टिस करने वाले हैं थ्रू टेकिंग द पैसेजेस फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, एंड वी आर गोइंग टू डेवलप द मॉक क्वेश्चन जो उनसे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इससे दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे तो हमारा जो उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर है दैट वुड बी प्रिपेयर, तो हमारा वो करंट अफेयर का टॉपिक थरोली प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरी बात, वी विल प्रैक्टिस द मॉक क्वेश्चन जो उस टॉपिक से बन सकते हैं, एंड दिस विल आल्सो गिव यू द फील कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन द सेम लाइन जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। तो उससे क्या है, एक आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी टू सी एंड रीड द पैसेज इन अ वे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। तो इस इनिशिएटिव को हम आज से स्टार्ट करते हैं। टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेंज द हाइलाइटर का कलर, थिंक वाइट वुड बी फाइन। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो जुलाई के करंट अफेयर में हमें देखने को मिला है, एंड दिस इज व्हाट रिलेटेड टू द कैफे 3 नॉर्म्स, बैलेंसिंग क्लाइमेट गोल्स विद इंडस्ट्रियल रियलिटीज। तो इट इज टॉकिंग अबाउट सम कैफे 3 नॉर्म्स। अभी हमें पता नहीं है कि व्हाट आर दिस कैफे 3 नॉर्म्स, बट इट इज समहाउ व्हाट, ये कुछ ऐसी नॉर्म्स है जो बैलेंस करने की बात करते हैं किसको, क्लाइमेट गोल्स को विद द इंडस्ट्रियल रियलिटीज, राइट। तो हम इसको पढ़ते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। सो लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट। So government seeking to address climate change often face a difficult policy choice. तो the author is saying that जब भी गवर्नमेंट climate change को address करने की कोशिश करती है तो उसको हमेशा ही क्या है, एक policy change करनी पड़ेगी, because when you are trying to bring a change and you want to safeguard the environment, तो आपको कुछ policy level के changes करने पड़ेंगे, but that bringing that policy level changes is difficult. Okay, so they may prescribe, they यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स को। सो गवर्नमेंट्स may prescribe a specific technological solution such as requiring manufacturers to produce only electric vehicles, or they may instead establish environmental targets while leaving industries free to decide how those targets should be achieved. तो बेसिकली ऑथर क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं ऐसी सिचुएशन में। यहाँ तो गवर्नमेंट क्या करे, खुद ही स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बता दे कि आप ये टेक्नोलॉजी चेंज कर लो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा बनाओ, या आप इंजन में ये वाली मॉडिफिकेशंस कर दो। एक तो गवर्नमेंट के पास ये तरीका रहता है। दूसरा क्या हो सकता है, और दे में इंस्टेड एस्टेब्लिश अ इन्वायरमेंटल टारगेट, तो या फिर वो आपको ब्रॉडर टारगेट्स दे सकते हैं, एंड दे कैन लीव अप टू द इंडस्ट्री की वो कैसे डिसाइड करें कि हाउ दोज टारगेट्स वुड बी अचीव। तो दोनों वेज है, राइट। तो दिस इज गवर्नमेंट के पास क्या है, ये चॉइस रहती है कि वो फर्स्ट वे करे या सेकेंड वे करे, राइट। ओके, द लेटर अप्रोच कौन सी, जिसमें क्या है वो टारगेट्स देते हैं और इंडस्ट्री को डिसाइड करने देते हैं कि वो उन टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे। सो द लेटर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट markets, when guided by appropriate regulations, are often better placed to identify cost-effective and innovative solutions than government acting alone. तो ये बहुत अच्छी एक लाइन है, एंड बिल्कुल फिलोसफिकली भी राइट है कि ही सेइंग दैट, द ऑथर इज सेइंग दैट कि जब आप इंडस्ट्री को अलाउ करते हो एक ब्रॉडर टारगेट देके कि आप इस टारगेट को अचीव करो, तो वो कहते हैं ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्री समटाइम्स क्या है, खुद ही इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके ले आते हैं जिससे वो क्या है उस ब्रॉडर टारगेट को अचीव कर पाए। सो गवर्नमेंट का क्या है, जो एम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो लेटर वे जिसमें क्या है गवर्नमेंट ब्रॉडर टारगेट दे, दैट इज अ बेटर वे अकॉर्डिंग टू द ऑथर, राइट। सो आगे पढ़ते हैं व्हाट इट इज सेइंग। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट इंडिया प्रपोज्ड कैफे फेज 3 नॉर्म्स। व्हाट इज दिस कैफे?
बेसिकली स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। तो ये क्या है, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स है। So CAFE 3 norms have attracted considerable attraction. Okay, unlike regulations that focus on individual vehicles, these standards evaluate the average fuel efficiency and carbon emissions of the passenger vehicles sold by a manufacturer. तो क्या कह रहा है कि जैसे मोस्टली क्या होते हैं, रेगुलेशंस फोकस करते हैं इंडिविजुअल व्हीकल पे कि वो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है और कितना कार्बन इमिशन रिलीज हो रहा है। बट ये जो कैफे 3 नॉर्म्स है, दे आर गोइंग टू व्हाट, it is going to evaluate the average fuel efficiency and the carbon emission, right, sold by a particular manufacturer company. Okay, then it is saying that companies are therefore not compelled to adopt any particular technology. They may improve conventional engines, introduce hybrid models, expand electric vehicle production, or adopt other innovations provided their overall fleet meets the prescribed standards. तो बेसिकली क्या है, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग दैट कैफे 3 नॉर्म्स आर नॉट देयरफॉर कंपेलिंग द मैन्युफैक्चरर कि आप यही XYZ टेक्नोलॉजी रिफॉर्म लाओ। वो कोई भी रिफॉर्म ला सकते हैं अनटिल एंड अनलेस देयर ओवरऑल फ्लीट, यानी कि ओवरऑल वो जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट का जो स्टेट टारगेट है, अगर वो उसको मीट करती है तो इट इज़ ओके, देयर इज़ नो हार्म इन कि आप कैसे वो अचीव कर रहे हो। आप अपने कन्वेंशनल इंजन्स को इम्प्रूव कर रहे हो, या आप EVs पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहे हो, या आप हाइब्रिड मॉडल्स ला रहे हो, वो सब मैटर नहीं करता इन दिस कैफे 3 नॉर्म्स एज पर द आर्टिकल। ओके, सो आगे क्या लिखा है, सो सपोर्टर्स, सो इस पॉलिसी के सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट द फ्लेक्सिबिलिटी इनकरेजेस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन व्हाइल हेल्पिंग इंडिया मीट इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट। तो कहते हैं ये जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है टू द मैन्युफैक्चरर कि वो कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर ले, राइट, एंड इससे क्या होगा, इससे दिस विल ब्रिंग इनोवेशन इन द सेक्टर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एंड इससे साथ एक तो इनोवेशन होगी, दूसरी बात क्या है, क्लाइमेट कमिटमेंट, जो हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट के टारगेट्स है, मे बी अंडर द पेरिस क्लाइमेट चेंज, राइट, वो सब क्या है, अचीव हो जाएंगे। So they also intend that the performance-based regulation avoid favoring one technology over another, allowing competition to determine the most efficient solution. तो ये according to the author क्या है कि जो सपोर्टर्स हैं वो उनका ये कहना है कि अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड रेगुलेशन ला रहे हो, जैसे ये वाली कि आप टारगेट क्या है, आपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, आपने फ्यूल जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है और जो एमिशन है उसको कम करना है। ऐसे जो रेगुलेशंस होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को फेवर नहीं करते दूसरे के ऊपर। तो इससे क्या है, मार्केट में कंपटीशन आता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं टू अचीव दैट टारगेट, एंड अल्टीमेटली यू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन, राइट। Then there are some critiques of the policy also. What are the critiques saying? Critics, however, caution that compliance may require significant investment in research and development, making it easier for the larger automobile manufacturers to adopt than the smaller firms. तो critics का क्या कहना है कि कोई भी ऐसी innovation लाना, introduction करना, कोई improvement करना अपने existing models में, या hybrid models लाना, या कुछ innovative तरीके से targets को अचीव करने के लिए क्या, यू नीड टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो कोई भी इनोवेशन के लिए क्या पैसा चाहिए, बट दे आर सेइंग दैट ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटा फर्म, छोटा मैन्युफैक्चरर नहीं कर पाएगा, बड़ा ही कर पाएगा। तो अल्टीमेटली दीज रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स दैट दे इट इज अल्टीमेटली व्हाट फेवरिंग द बिगर ऑटोमोबाइल जायंट्स। सो दिस इज वन क्रिटिकल जो है evaluation of this policy. Okay, let's see it further. So they further argue that the resulting increase in production cost would ultimately be passed to the consumer. Then they are also saying that कि जब आप कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते हो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है स्टार्टिंग में, वो क्या है, एक्सपेंसिव भी है, राइट। उस केस में क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल वुड ऑब्वियसली विल राइज, एंड क्या है, कंपनी अपनी पॉकेट से तो दे ही नहीं, अल्टीमेटली वो किसको पास होगा, टू द कंज्यूमर। तो दे आर सेइंग दैट कंज्यूमर हैज अल्टीमेटली पे मोर, राइट। तो ये भी एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन निकल के आता है इस पॉलिसी का। Okay, next further क्या है, in the last it is saying that the debate illustrate a broader challenge in the
environment governance. तो कहते हैं कि basically all this discussion is pointing towards a broader challenge. And what is that broader challenge? It is saying that climate policies are expected to reduce emissions without undermining industrial growth. तो क्या बड़ा इशू क्या है कि क्लाइमेट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या एमिशंस भी कम हो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम ना हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी असर ना पड़े और कंज्यूमर वेलफेयर पे भी फर्क ना पड़े. तो ऐसी पॉलिसी लाना जो सारे एंगल्स पे, सारे पैरामीटर्स पे अच्छी हो, वो क्या है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है. सो वेदर परफॉर्मेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स जो ये लगाया गया जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी अचीव करनी, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्टैंडर्ड है. कहता तो वेदर परफॉर्मेंस बेस्ड स्टैंडर्ड अचीव दैट बैलेंस depends not only on the ambition of the target but also on the pace of technological process. तो कहता है ये जो आप परफॉर्मेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स लगा रहे हो तो इससे कि आप जो अचीव कर पाओगे वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, आप बैलेंस कर पाओगे सारी चीज़ें, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितने बड़े और कितने एम्बिशियस आपके टारगेट है, वो रादर इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितनी फास्ट पेस पे टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, राइट. तो कितनी फास्ट स्पीड पे आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही है, वो द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स, राइट, एंड द विलिंगनेस ऑफ द इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन द इनोवेशन. तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पाए. सिर्फ स्टैंडर्ड बनाने से कुछ अचीव नहीं होगा. दिस इज व्हाट द दिस थिंग इज. So basically what it is saying, the last में conclude क्या कर रहा है, the real test for CAFE 3 will be whether it can drive meaningful emission reduction while keeping India's automotive sector competitive and inclusive. तो real challenge क्या है कि emissions भी reduce हो जाए और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव भी रहे और इंक्लूसिव भी. मतलब ये नहीं कि बड़े जाइंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ही रह जाएं और जो छोटी फर्म्स हैं बिकॉज ऑफ दीज नॉर्म्स वो क्या है इस सेक्टर से बाहर हो जाए या उनको कोई डिसएडवांटेज हो जाए. तो वो नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव भी रहना चाहिए. तो यही रियल टेस्ट है कि इसको सेटिस्फाई कर पाएगी कि नहीं. तो आई होप जो पैसेज में बात करी गई आपको समझ आई होगी कि इसमें इट हैज टॉक्ड अबाउट द सो व्हाट द it is talking about what it is basically talking about CAFE 3 reforms, and this CAFE 3 reforms are basically what it is related to the automobile sector. and उसमें भी क्या है, it is prescribing the targets, किस चीज के टारगेट्स प्रिस्क्राइब कर रही है टू अचीव द फ्यूल एफिशिएंसी, कि कैसे फ्यूल एफिशिएंट हो, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े और क्या है एमिशंस, किसके, कार्बन के एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस जो हैं वो कम हो. बेसिकली मतलब क्या है, पोल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स, जो व्हीकल पोल्यूशन है वो कम हो और अल्टीमेटली जो हमारे क्लाइमेट टारगेट्स हैं अंडर डिफरेंट ट्रीटीज वो सब हम क्या है मीट कर सके. तो हमारे अलग अलग टारगेट्स जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंडर हमने कुछ टारगेट्स लिए हैं, राइट, इंडिया के नेशनली, जिसको एनडीसीज बोलते हैं, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो वो सब जो हमने डिसाइड किया वो सब टारगेट्स हम अचीव कर पाए. कैफे 3 रिफॉर्म्स इसी के ऊपर क्या है फोकस कर रहा है दैट कैसे हम फ्यूल को मोर एफिशिएंटली यूज हो इन द व्हीकल्स, कैसे क्या है using less fuel there is more mileage, more efficiency of the vehicle. तो उस सब की बात करता है कैफे 3 रिफॉर्म्स. तो आई होप द आर्टिकल इज क्लियर, राइट. तो इससे रिलेटेड अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा और डिटेल में कैफे गाइडलाइंस को समझेंगे क्योंकि पैसेज में क्या है ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट पे बात करी, वो एक्सप्लेन नहीं करा बिकॉज पैसेज आपको ऐसे ही आएगा, उसमें क्या है डायरेक्टली आपको हर चीज़ का आंसर नहीं होगा. यू विल गेट द टॉपिक कि किस टॉपिक पे वो बात करा और अलग अलग उस पर क्या व्यू पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट. लेकिन डायरेक्टली जो क्वेश्चन नीचे पैसेज के नीचे पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली उससे आंसर नहीं होंगे, वो आपकी क्या है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, आपके एनालिसिस ऑफ द टॉपिक पे डिपेंड करेंगे एंड प्लस द स्टैटिक नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू दैट करंट अफेयर दैट टॉपिक वुड रिक्वायर कि आप वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर पाए, राइट. तो इसीलिए हम कैफे गाइडलाइंस को पहले थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. तो अभी कैफे गाइडलाइंस हमने बेसिकली डिस्कस कर ही लिया दैट व्हाट आर द कैफे गाइडलाइंस. अभी थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं. सो कैफे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड अंडरस्टैंड इट्स फुल फॉर्म, यू शुड रिमेंबर
सो इट इज कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहा है, लेकिन नॉट एट इंडिविजुअल लेवल, एट द एवरेज लेवल। सो सारे जो इट इज टॉकिंग अबाउट नॉट द इंडिविजुअल व्हीकल, फोकस करना है ऑन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, राइट। सो इट मीन्स so these are the norms which talks about the fuel efficiency standards, जो किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को, इट इज नॉट सेइंग कि व्हीकल को मीट करने, these fuel efficiency targets are for the manufacturing companies, right, to meet the prescribed average fuel consumption and carbon dioxide emission target across all passenger vehicles sold by them rather than on each individual model। तो क्या कह रहा है कैफे efficiency norms, क्या करेगा बेसिकली, it will give targets कि आपको इतना अचीव करना है, नॉट ऑन इंडिविजुअल व्हीकल। तो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को, जो भी मैन्युफैक्चरर क्या है, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे टोयोटा, जैसे हुंडई है, राइट। तो ये सब मैन्युफैक्चरर को क्या है, वो पूरा एमिशन टारगेट्स दिए जाएंगे दैट अक्रॉस ऑल द जो व्हीकल्स वो जितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, और बेच रहे हैं, राइट, उसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल they are selling 10 cars and imagine कि fuel efficiency target is 100 kgs, right। तो आपको मेंटेन करना है, तो वो आपको ओवरऑल मेंटेन करना, नॉट एट द इंडिविजुअल लेवल जिसकी ये बात कर रहे हैं, राइट। सो इससे क्या होगा, इससे स्पेस मिल रहा है। किस चीज का स्पेस मिल रहा है, तो मैन्युफैक्चरर्स को स्पेस मिल रहा है दैट they can go for innovations, they can go for innovations, they will go for hybrid models। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफ जो व्हीकल है उनका वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट ना हो, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए क्या दे कैन लाइक सेल सम अदर व्हीकल्स विच आर मोर व्हाट फ्यूल एफिशिएंट। तो उससे क्या होगा, उसका जो ओवरऑल एवरेज जो उनको अचीव करना है वो अचीव हो जाएगा। सो रादर देन एक एक कार को, एक एक व्हीकल को टारगेट देने की बजाय व्हाट हैज गवर्नमेंट कम अप विद, इट हैज कम अप विद द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जिसपे ओवरऑल जितने भी वो व्हीकल सेल करेंगे वन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, उसको उसका टारगेट मेंटेन करना है, राइट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। देन इट इज हमें ये समझना है दैट हु इज इशूइंग दिस कैफे गाइडलाइंस एंड आर दिस व्हाट जस्ट डायरेक्टिव्स, और क्या ये किसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आ रहा है, राइट। तो ये हमें समझना है। सो दीज नॉर्म्स आर नोटिफाइड अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर कैफे गाइडलाइंस आर इशूड, दिस कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड, राइट, ये आपने याद रखना है। एंड हु इज इशूइंग दिस गाइडलाइंस, इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर थ्रू अ एजेंसी, थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सो the Bureau of Energy Efficiency is managing all the aspects of the CAFE guideline and ensuring that manufacturers are meeting the prescribed targets, right? I hope this is clear. So CAFE guidelines क्या है, average fuel efficiency targets हैं जो क्या है, जिसको meet करना है by automobile manufacturer at the average level, not at the individual model level, right? And they are being issued under the Energy Conservation Act of 2001 and being implemented through the agency of Ministry of Power, that is the Bureau of Energy Efficiency. So I hope this is clear. So कैफे norms अभी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. So it is for what? इसका क्या है? So what are its aims? First of all, fuel consumption कम करना. When we are saying कि fuel efficient हो, when we talk about fuel efficiency, it means you are using fuel is used less and more mileage is produced, right? तो efficiency ज़्यादा हो, consumption कम हो और efficiency ज़्यादा हो. First इसका गोल है. क्यों हम चाहते हैं कि fuel कम हो? क्योंकि mostly we are using what? We are using coal based fuel. पेट्रोल और डीजल क्या है? Pure, this is coal based, right? So it is causing what? It is causing pollution. It is causing air pollution. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज से क्या पॉल्यूशन हो रहा है? फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज क्या हो रही है? इट इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज. इट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, राइट? ग्लोबल वार्मिंग की आप देख ही रहे हो. हाउ हॉट आर द समर्स दीज डेज.
अभी न्यूज़ में हम देख रहे हैं इवन यूरोपियन नेशंस भी जो हैं दे आर अंडर द ब्रंट ऑफ दिस हीट वेव, राइट। कितना बुरी सिचुएशन है इन यूके, इन इटली एंड इन फ्रांस। वहाँ पे तो लाइक इवन वी आर सीइंग द पिक्चर्स के रोड्स वगैरह भी मेल्ट हो रहे हैं। तो क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करने के लिए क्या वी नीड कि ऐसे नॉर्म्स आए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस फ्रॉम द दिस ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या है वो रिड्यूस हो जाए। तो एक चीज वो, देन ऑल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल। तो हमारी जितनी भी क्रूड ऑयल की डिमांड है उसका 80 to 90% तो हम कैसे मीट कर रहे हैं, थ्रू इम्पोर्ट्स। तो उससे क्या है, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी हमेशा रहता है। तो इकोनॉमिकली भी हम क्या चाहते हैं, क्रूड ऑयल पे हमारी जो डिपेंडेंस है कम हो, तो फ्यूल एफिशिएंट होगा तो कम यूज होगा, राइट। तो वो चीज। Then it is saying that encourage cleaner and more fuel efficient vehicle technologies। तो जब आप ऐसी नॉर्म्स लाओगे तो इनोवेशन करके नई नई टेक्नोलॉजी ऐसे जिससे क्या है बेटर व्हीकल्स आएंगे विच आर फ्यूल एफिशिएंट। सो क्या है, वी विल मूव टुवर्ड द क्लीनर सोल्यूशन, राइट। क्लीनर टेक्नोलॉजी जब हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड व्हीकल्स की, हाइब्रिड व्हीकल्स क्या है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं एंड फ्यूल बेस्ड भी हैं, राइट। देन वी आर गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर द ईवी व्हीकल्स अंडर वेरियस स्कीम लाइक फेम स्कीम, राइट। तो उससे क्या है, क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। देन अल्टीमेटली इट विल हेल्प अचीव इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट, राइट, जो 2015 में which came into force, तो उसके अंडर हमारे जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ NDCs। NDCs क्या है, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हमने डिसाइड किया है दैट व्हाट विल डू टू एड्रेस दिस क्लाइमेट इशू, राइट। तो वो सारे अचीव करने में कैफे नॉर्म्स हेल्प करेगा। आपने कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बताना है इंडिया के रिवाइज्ड NDCs। Recently, in 2026, India has revised its national determined commitments। तो हमने जो हमारे जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं हमने इसको क्या है और मोर स्ट्रिंजेंट करने की कोशिश करिए, बिकॉज जो हमने टारगेट्स लिए थे हमने वो मोस्टली क्या अचीव कर लिए। तो हमने क्या अपने टारगेट्स को अब रिवाइज किया, राइट। सो वो रिवाइज टारगेट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल स्टैंड अलोन इस टॉपिक पे भी क्या है पैसेज हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज द व्हाट एम ऑफ द कैफे नॉर्म्स। सो देन वी टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द so let's talk about the evolution of the CAFE guidelines. So when we are saying CAFE 3, right, it means CAFE 1 और 2 भी आए होंगे तभी 3 आए हैं, right। तो एवोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम CAFE 1 गाइडलाइंस आए थे इन 2017, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम फ्लीट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी की बात करी थी। हमने बहुत बार डिस्कस करी है दैट फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट आर गिवन फ्लीट लेवल के, नॉट द इंडिविजुअल मॉडल पे। एंड उस टाइम पे टारगेट क्या था, सो टारगेट कार्बन एमिशन का टारगेट पर फ्लीट क्या दिया गया था, 130 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर। दिस वाज अ टारगेट गिवन। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपके आइडिया के लिए मैंने बताया कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट टारगेट। देन कैफे 2 गाइडलाइंस आए विच केम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2022। तो 17 में वाज द फर्स्ट। सो कैफे 2 guidelines became effective from April 2022. So first were in 2017, CAFE 2 were in 2022, and now we are talking about what CAFE 3 guidelines which will be implemented from 2027. That is why they are in news, because they are proposed to come into effect from 1st of April 2027. So this will progressively tighten the fuel efficiency requirement। तो धीरे धीरे क्या है बहुत stringent होते जा रही है। जैसे यहाँ पे टारगेट है 130 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर, राइट। अभी यहाँ पे इन कैफे 2 इट वाज रिड्यूस टू 113, तो रिडक्शन हो रही है। एंड इसमें ड्राफ्ट कैफे 3 में क्या है, मोर स्ट्रिंजेंट वुड बी देयर। तो अभी क्या है पब्लिक ओपिनियन के लिए और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए क्या है, ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैज बीन रिलीज टू गेट द पब्लिक ओपिनियन रिगार्ड टू दिस थिंग, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज इन न्यूज। One thing
very very important I want to discuss here. We also discuss about the BS norms. BS norms are what? Bharat stage norms. This is also related to the vehicle pollution के control के लिए. So how they are different from how this BS6 norms are different from CAFE norm, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो दोनों ही बात करते हैं कि कार्बन इमिशंस कम होनी चाहिए, राइट, बिकॉज बोथ टॉक वांट टू एड्रेस द पोल्यूशन विच कम्स फ्रॉम दिस व्हीकुलर पोल्यूशन की कंट्रोलिंग के लिए बात कर रहा है. लेकिन सो कैफे पर्टिकुलरली क्या, इट फोकसेस ऑन फ्यूल एफिशिएंसी एंड कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस की रिडक्शन की बात करता है. वेरस भारत स्टेज जिसका 6 नॉर्म्स चल रहे हैं, दिस फोकस ऑन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूटेंट पर्टिकुलरली लाइक नाइट्रस ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर. तो इनको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं. तो फोकस की किस चीज़ की रिडक्शन करनी है, उन दोनों में क्या है, वो चीज़ का डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों में डिफरेंस है. देन सेकेंड डिफरेंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैफे नॉर्म हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया दैट मैन्युफैक्चरर की इंटायर फ्लीट के ऊपर एप्लीकेबल होगा और एंड पे क्या है, उसको एवरेज जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो अचीव करनी है, राइट. Whereas BS6 norms applies to each individual vehicle. तो यह हर एक कार, हर एक जो मोटरसाइकिल या वॉट कोई भी व्हीकल है उसके ऊपर, हर एक के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा. ये क्या है, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की इंटायर जो फ्लीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, सेल कर रहा है, उस पर अप्लाई होके एक एवरेज नंबर है, एवरेज टारगेट है, उसको अचीव करना है, राइट. सो देन कैफे नॉर्म्स आर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये हमने डिस्कस किया था. एंड BSE6 नॉर्म्स आर एडमिनिस्ट्रेड अंडर द व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स बाय द एनवायरमेंट एंड डिफरेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज. तो ये दोनों कुछ डिफरेंस है बिटवीन द कैफे नॉर्म्स एंड भारत स्टेज 6 नॉर्म्स. तो याद रखना है कैफे का कौन सा चल रहा है, 3rd नॉर्म्स है, और भारत स्टेज की कौन से है, 6 नॉर्म्स आर राइट नाउ इम्प्लीमेंटेड. ओके, सो अभी हमने क्या पैसेज को अच्छे से डिस्कस कर लिया. उसमें जो ब्रॉडर टॉपिक था कैफे गाइडलाइंस का, वो कैसे है उसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली. तो अब लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन जो हमारा मेन फोकस था. पैसेज पढ़ के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो करने की कोशिश कर दे, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स व्यू. तो ऑथर का व्यू हमने पूरे पैसेज में समझने की कोशिश करी है. तो आपने बताना है विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स व्यू. सो ऑप्शन ए, इट इज सेइंग दैट क्लाइमेट रेगुलेशन शुड प्रिस्क्राइब आइडेंटिकल टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल मैन्युफैक्चरर. तो क्या ये कहा है ऑथर ने इसमें कि क्लाइमेट रेगुलेशन कैसे होने चाहिए, इट शुड प्रिस्क्राइब आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे सोल्यूशन सब मैन्युफैक्चरर्स के लिए. ऑप्शन बी, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट बैलेंस इन्वायरमेंटल गोल्स विद टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी. कि बेस्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन इफेक्टिवली कब होगी, जब वो दोनों चीज़ों को, इन्वायरमेंटल गोल या और टेक्नोलॉजी को क्या है, बैलेंस करेगी. क्या ऑथर का ये व्यू है. देन इज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर शुड इंडिपेंडेंटली डिसाइड इमिशन स्टैंडर्ड्स. तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या चॉइसेस रहती है और क्या क्या मेथड्स गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है, उसके रिलेटेड ही तो पैसेज वहीं से तो ऑथर ने स्टार्ट किया था. तो ये तो ऑप्शन डिलीट हो जाएगा दैट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर शुड इंडिपेंडेंटली, ऐसी तो बात नहीं करिए, राइट. फोर्थ ऑप्शन क्या है, कंज्यूमर वेलफेयर शुड ऑलवेज प्रिवेल ओवर द इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स. तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि वो हमने देखा पूरे पैसेज में किस चीज़ की बात करें, भी बैलेंस की बात करें, तो ये भी नहीं है. अब ए और बी ने कंपेयर करते हैं, क्या वो कहता है कि इट शुड प्रिस्क्राइब आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी. वो तो ये कह रहा है कि लेटर जो ऑप्शन है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो चॉइस देता है मैन्युफैक्चरर को कि ब्रॉडर टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वो सोचते हैं वो खुद से कर सकते हैं. तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा. तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें कैसे सॉल्व करना है. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. So when you are watching the video, pause the video and read the question and try to answer it yourself, right? Then compare कि आपका आंसर सही है कि नहीं.
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आदत हो जाएगी एंड यू विल फाइंड कि कैसे और अच्छे से आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. सो क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would most weaken the argument in favor of fleet based standards. तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से एज पर द पैसेज, खुद से नहीं सोचना आपने, जितने भी क्वेश्चन है दिमाग में पैसेज को रख के भी करना है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फ्लीट बेस्ड स्टैंडर्ड. तो जो फ्लीट बेस्ड स्टैंडर्ड्स जो जिसके कैफे नाउंस की में बात करी गई है, उसके कौन सी आर्गुमेंट उसको सबसे ज्यादा वीकन करती है. बेसिकली इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कैफे नॉर्म्स, राइट. तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है. फर्स्ट, कंप्लायंस कॉस्ट लीड सेवरल स्मॉलर मैन्युफैक्चरर्स टू एग्जिस्ट. तो ये हमने डिस्कस करा था कि कंप्लायंस कॉस्ट क्या है, कि टू मीट द कैफे गाइडलाइंस क्या है, रूल एंड रेगुलेशंस, और क्या है रिसर्च पे क्या है, आपको रिसर्च डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. वो इन्वेस्टमेंट क्या है, बिगर फर्म्स तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो हो सकता है वो मार्केट से एग्जिट कर जाएं. तो ये तो हमने देखा था एक ऑप्शन. ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट. सो एग्जिट द मार्केट रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन विदाउट सिग्निफिकेंटली लोअरिंग द एमिशंस. तो ये बात तो थी क्या पैसेज में. अभी नेक्स्ट देखो, एकदम से फर्स्ट ऑप्शन सही लगे तो एकदम करेक्ट नहीं कर देना, सारे ऑप्शंस पढ़ने, राइट. सो ऑप्शन बी क्या कहता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल कंटिन्यू टू इंक्रीज. तो फ्लीट बेस्ड स्टैंडर्ड से उसका इससे इसकी आर्गुमेंट वीकन तो नहीं हो रही, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा. And what is option C? Consumer increasingly demand fuel efficient vehicles. ये तो अच्छी बात है, ये तो उसके पॉजिटिव में होनी चाहिए, उस आर्गुमेंट को वीकन नहीं कर रही है, तो ये भी गलत है. डी, फ्यूल प्राइसेस राइज सब्सटेंशियली. तो ये इज ऑल्सो नॉट लिंक टू दिस थिंग. सो कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको वीकन कर रही है, वो फर्स्ट ही कर रही है, राइट. कि फ्लीट बेस्ड स्टैंडर्ड्स के क्रिटिसिज्म में सबसे जो आ रही है आर्गुमेंट वो यही थी कि कंप्लायंस कॉस्ट क्या है, अल्टीमेटली स्मॉल मैन्युफैक्चरर को एग्जिट करवा सकती है बिकॉज वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट. तो ये हमने डिस्कस किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इट इज सेइंग. इट इज सेइंग which principle if accepted would best justify the regulatory philosophy discussed in the passage. तो कौन सा प्रिंसिपल अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो बेस्ट तरीके से उस फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर देगा जो पैसेज में बात करी गई है, राइट. देखते हैं. सो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट आउटकम्स रादर देन डिक्टेट मेथड्स wherever possible. तो ये तो डिस्कस यही था क्रक्स बेसिकली पैसेज का कि गवर्नमेंट शुड गिव टारगेट्स, राइट, रादर देन गाइडिंग की क्या क्या स्टेप्स लेने, राइट, रादर देन डिक्टेटिंग द मेथड्स. तो स्पेसिफिक स्टेप्स देने की बजाय गवर्नमेंट को ब्रॉडर टारगेट्स देने चाहिए वेर एवर पॉसिबल, तो वो पॉलिसी क्या है इफेक्टिव होगी. ये ही पैसेज की स्टार्टिंग में लिखा था. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी, ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है. सो क्लाइमेट चेंज शुड बी एड्रेस ओनली थ्रू टैक्सेशन. तो ऐसी तो कोई भी बात पैसेज में नहीं करी गई एंड ये वैसे भी ठीक बात नहीं है, राइट. ऑप्शन सी, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑलवेज आउटवे इकोनॉमिक कंसिडरेशन. तो यही कर करके तो नुकसान हुआ है कि हमने इकोनॉमिक आउटकम्स को, इकोनॉमिक कंसिडरेशन को ज़्यादा वेटेज दी और इन्वायरमेंट को कम दी. तो अभी क्या क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन पे पहुंच गए, इसीलिए क्लाइमेट ट्रीटीज करनी पड़ रही हैं टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज. अगर ये नहीं सोचा होता तो बेटर सिचुएशन में होते. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. And option D, industries should remain completely free from environmental regulation. तो अगर इंडस्ट्रीज को इन्वायरमेंटल रेगुलेशन से निकाल दोगे तो क्या सिचुएशन होगी इन्वायरमेंट की, वो तो आप सोच सकते हो. अभी इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है, उसके बाद भी कंपनीज उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, लूपहोल्स ढूंढती हैं और क्या करती, ब्राइब कर देती हैं ऑफिसर्स को जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं. और इतना इन्वायरमेंट का बुरा हाल है, अगर रेगुलेशन नहीं होगी तो फिर तो पता नहीं क्या होगा. तो पैसेज में कौन सी फिलॉसफी डिस्कस करी है, यही ऑप्शन ए वाली जो हमने डिस्कस करी है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तक जितने क्वेश्चन थे दे वर एनालिटिकल इन नेचर एंड ड्राइविंग द
information from the passage itself. अभी क्या है, नेक्स्ट आर द सम क्वेश्चंस जो आपको आपकी फैक्चुअल नॉलेज भी चेक करेंगे ऑन द रेफर्ड टॉपिक. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी फैक्चुअल नॉलेज को चेक करेगा. तो कैफे नॉर्म्स डिस्कस इन द पैसेज आर नोटिफाइड अंडर द पावर्स ऑफ विच रेगुलेशन लेजिस्लेशन. तो हमने पढ़ा था कौन से एक्ट के अंडर कैफे नॉर्म्स हैज बीन लाइक पास्ड. तो क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था? तो यस, इट वाज अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001. तो ऑप्शंस चारों पढ़ने हैं, लेकिन हमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5. कैफे नॉर्म्स रेगुलेट इमिशंस फ्रॉम विच कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स. तो कौन सी कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स के ऊपर कैफे नॉर्म्स जो है एप्लीकेबल है, उसकी बात कर रहे हैं. ऑप्शन ए, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स ओनली. तो कहीं मैंने ये बताया कि सिर्फ हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक वगैरह उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है, ये तो कहीं भी हमने डिस्कस नहीं किया. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. बी, पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड बाय अ कंपनी. ओके, जितने भी वो व्हीकल्स बना रहा है, कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जो सेल कर रही है, वो सारों पे एप्लीकेबल है. ओके. सी, टू व्हीलर्स पे ओनली? नहीं. डी, इलेक्ट्रिक बसेस पे? नो. सो इट इज एप्लीकेबल ऑन all the passenger vehicles which are being manufactured by a company, right? Because these are what हमने देखा था इधर, these are what fleet based standards हैं, जो पूरी की पूरी फ्लीट के ऊपर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी की बात करता है. आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन सो दैट आपके दिमाग में फिक्स हो जाए चीज़ें, कि जैसे ही आप पेपर में कैफे रेगुलेशंस देखो तो आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ ये किस चीज़ की बात करता है. बिकॉज 2027 में अप्रैल में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट इम्प्लीमेंटेड. तो ये उस टाइम पे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. The automobile sector's carbon emission fall under which broad category in India's nationally determined contributions? तो अभी हमने डिस्कस किया था that India के NDCs which India has declared under which agreement? Paris Climate Deal. तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर इंडिया ने कुछ अपने NDCs बताए थे, नेशनली डिटर्मिन्ड टारगेट्स बताए थे कि that how we are gonna achieve the emission reductions in the country, right? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग टारगेट्स दिए थे, जैसे हम कितने परसेंटेज कार्बन से बनाएंगे, कितना हमारा जो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी उसमें कितनी रिडक्शन करेंगे, राइट? कितना हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर होगा. तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट्स दिए थे इंडिया के नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के अंडर, एनडीसी के अंडर. कहाँ पे? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, जो 2015 में पेरिस में साइन हुई थी, राइट? अब वो कह रहा है कि ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कार्बन एमिशंस है वो बेसिकली कौन से कैटेगरी में फॉल करेंगी? क्या ये लैंड यूज पैटर्न पे फॉल करेंगी? नो. क्या ये एनर्जी सेक्टर में आएगी? क्या ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी या वेस्ट मैनेजमेंट में? तो इट इज क्लियर कि ऑप्शन बी इज एनर्जी सेक्टर. बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूल एफिशिएंसी की. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो एमिशंस है वो किसका पार्ट है? एनर्जी सेक्टर का, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड डिस्कस इन द पेरिस intended to assist India in achieving commitments under. तो हम ये जो कैफे नॉर्म्स है इसके अंदर जो हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, उससे क्या है, हम कुछ ब्रॉडर टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं. ब्रॉडर अचीवमेंट्स क्या है, उनको टारगेट कर रहे हैं. तो कौन सी एग्रीमेंट के अंडर? तो ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था. पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंडर हमारे कुछ नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन गोल्स हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं. दैट इज वाई वी आर टेकिंग डिफरेंट स्टेप्स एंड कैफे नॉर्म इज वन ऑफ द स्टेप्स टू फुलफिल द टारगेट्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. सो आई होप दिस इज क्लियर. आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट.
these all the four agreements जो mentioned है very very important from the environment and ecology के perspective से. बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है ये दोनों आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रामसर कन्वेंशन विच वाज पास्ड इन 1971 and this is basically for the conservation of wetland ecosystem. So this is for the Ramsar conservation of wetlands. तो वेटलैंड के इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए क्या है, रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन 1971 एंड वेयर इज दिस रामसर इन दिस, इट इज अ सिटी इन द कंट्री ईरान, राइट. तो ईरान में इट वाज साइंड इन 1971 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम, राइट. सो दिस ऑल द फोर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट. लेकिन अभी हमारा इसका आंसर क्या है, पेरिस एग्रीमेंट. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू द last question. So Bharat 6 state 6 norms, so BS 6 norms and CAFE norms differ. तो हमने डिस्कस किया था हाउ दे आर डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला था कि जो BS 6 नॉर्म्स है ये क्या है, इट टारगेट्स पर्टिकुलरली व्हाट NOx एंड पार्टिकुलेट मैटर का पोल्यूशन जो हो रहा है फ्रॉम द व्हीकल्स उसको टारगेट कर रहा है. वेयर एज CAFE नॉर्म्स टॉक्स अबाउट द कार्बन एमिशंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी, राइट. एक चीज तो ये डिफरेंस थी. दूसरी हमने क्या डिस्कस की थी, भारत 6 नॉर्म्स दे आर व्हाट एप्लीकेबल ऑन ईच इंडिविजुअल व्हीकल, वेयर एज CAFE नॉर्म्स आर व्हाट दे आर फ्लीट बेस्ड, राइट. With this we have discussed. Okay, so let's read. BS 6 regulate pollutants emitted from individual vehicles, whereas CAFE norms regulate the average fuel efficiency emissions of a manufacturer's fleet. तो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट डिफरेंस है. लेट्स सी अदर पॉइंट्स आल्सो. बी क्या कहता है, बोथ रेगुलेट एग्जैक्टली सेम पैरामीटर. अगर सेम ही करेंगे तो गवर्नमेंट दो क्यों बना रही, इतना खाली समय किसके पास है एक चीज के लिए दो बनाए. सो ऑप्शन सी BS 6 अप्लाइज ओनली टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है. एंड ऑप्शन डी कैफे रेगुलेट द फ्यूल प्राइसेस. फ्यूल प्राइसेस नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी को टारगेट करता है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रहा है कि कितना कैसे फ्यूल को एफिशिएंटली यूज किया जाए कि उसकी जो अल्टीमेटली फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए. अगर फ्यूल की कंजम्पशन कम होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पोल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो क्लाइमेट चेंज में हेल्पफुल होगा. एक चीज, राइट. फ्यूल कंजम्पशन में अगर फ्यूल कंजम्पशन कम, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो एक चीज और हो सकती है कि अगर फ्यूल कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या मतलब, फ्यूल कम यूज हो रहा है, लेस फ्यूल इज यूज्ड. अगर लेस फ्यूल यूज कर रहे हैं तो क्या है, वी आर इंपोर्टिंग लेस, तो इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो हमारा ट्रेड बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को भी एड्रेस कर सकते हैं ये चीज, राइट. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वन थिंग इज लिंक्ड टू अदर. So this was the last question. I hope you have enjoyed this session, and if you like this session and if you want कि ये sessions continue किए जाए तो please like and share our video and subscribe our channel Rajendra Law Academy. Thank you so much students. Have a great day. Study well. Thank you.